गुड इवनिंग। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने अब तक 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम 80 के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप्रोच वही होगा, सिंपल हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दो ये क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स के हैं, लेकिन केवल ट्रू और फॉल्स बता के काम नहीं चलेगा। हमें ये भी सीखना होगा कि कोई आंसर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 81 कह रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 12। कह रहा है अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। आपको यही पता करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अप्रोचेस कोई कई हैं, डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बेसिक अप्रोच करते हैं फिर डिविजिबिलिटी रूल पे जंप कर जाएंगे, राइट। तो हमें पता करना है कि वो नंबर कौन से हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, राइट। तो हम एक एक करके नेचुरल नंबर के लिए चेक करेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और हमें चेक करना है 2 और 3, या हमें पता लगाना है 2 और 3 से कौन नंबर डिविजिबल होता है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं 1 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 1 3 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, तो 1 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 2 के लिए चेक करते हैं, 2 2 से डिविजिबल है, यस। 2 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 2 से डिविजिबल है, नो। 3 3 से डिविजिबल है, यस। तो यहाँ पे 3 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। अभी हमें वो नंबर नहीं मिल पाया है जो दोनों से डिविजिबल है। 4 के लिए चेक करते हैं, 4 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए चेक करते हैं, 5 2 से डिविजिबल है, नो। 5 3 से डिविजिबल है, नो। 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। अब अगला चेक करते हैं, 6 6 2 से डिविजिबल है और 6 3 से डिविजिबल है। 6 ये एक पहला नंबर है जो बोथ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अभी हमने पहला नंबर कौन सा पाया जो 6 से 2 और 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, या हमने वो नंबर पता करने की कोशिश कर ली है, पता लगा लिया है जो दोनों से डिविजिबल है। तो 6 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 6 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये निकल के आया। पहला पार्ट क्या था? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बाय बोथ 2 एंड 3। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो पूछ रहा था वो 12 से डिविजिबल होगा। तो हमें वो पहला नंबर मालूम चल चुका है जो 2 और 3 से डिविजिबल है। इसके आगे का कौन सा नंबर होगा? वो सारे नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो अगला नंबर होगा 12, उसके अगला होगा 18, उसके आगे होगा 24 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो 6 के मल्टीपल होंगे वो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। चलिए इसको आगे समझेंगे फिर। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 12। क्या 6 12 से डिविजिबल है? तो आंसर है नो। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन था या ये जो स्टेटमेंट था जो आपको बताना था सही है गलत है, वो गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? इट इज फॉल्स, राइट। तो पहले 81 का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। बेसिकली ये जानना या बताना क्या चाह रहे थे? बताने ये चाह रहे थे अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से डिविजिबल होता है। इसको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 भी कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैंने बताया कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो उसके सारे मल्टीपल भी 6 से डिविजिबल होंगे। हमने पढ़ा था मल्टीपल में। तो 6 के सारे मल्टीपल 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 12 18 24 एंड सो ऑन। अगर ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं और 6 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये भी 2 एंड 3 से डिविजिबल होंगे। ये भी हम लोगों ने समझ लिया, राइट। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको इंटर रिलेट करनी चाहिए। कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो 6 के सारे मल्टीपल भी 6 से डिविजिबल होंगे। आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा था कि अगर अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल है या 2/3 से 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 12 से भी डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है। 6 से तो डिविजिबल होगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन को ये 12 की जगह पे 6 लिखा होता तो ये यस हो जाता कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है, तब ये स्टैंड ट्रू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या लिखा? 12 लिखा। 12
हर केस में ट्रू नहीं होगा। 12 को डिवाइड कर सकता है, 24 को डिवाइड कर सकता है, बट इट विल नॉट डिवाइड 6 और 80। तो 81st का आंसर जो आया वो फॉल्स आया। अब अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स, एक नंबर 3 या 3 डिजिट से ज्यादा का है, इज डिविजिबल बाई 6 if the number formed by its last two digit, that is one sentence, is divisible by 6। कह रहा है कोई नंबर है जिसमें 3 डिजिट एटलीस्ट है या उससे ज्यादा डिजिट है। तो डिजिट ए बी सी डी मान लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर हो गया। और बढ़ाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 डिजिट का हो गया। इसी तरह आप कोई भी नंबर ऑफ डिजिट ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है, पहले इंफॉर्मेशन लेना चालू करते हैं। वो कह रहा है एक नंबर है जो 3 या 3 डिजिट से ज्यादा का है और डिविजिबल है 6 से। ठीक है ना? किसे डिविजिबल है? 6 से। तो अभी हमने आपको रिकॉल कराया था 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उस नंबर कोई नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा, राइट? ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। ए नंबर विद, हाँ ये ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ए नंबर विद 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? देखते चलते हैं। इस वाले में मान लो अगर इसको नंबर लेते हैं तो इसकी लास्ट 2 डिजिट होगी बीसी, इसमें सीडी, इसमें एफ जी, राइट? ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 या 3 डिजिट से ज्यादा का नंबर लेना है, वो 6 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर लेना है जो 6 से डिविजिबल है। फिर बोल रहा है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर बनेगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा। आपको बात समझ में आ गई? हमें 3 और मोर देन 3 डिजिट का ना कोई नंबर लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन, ये पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि वो 6 से डिविजिबल है। थर्ड आपसे पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो भी डिविजिबल होगा 6 से। ये आपको पता करना है। ठीक है ना? तो अभी हम पहले 3 डिजिट का नंबर पता कर लेते हैं जो 6 से डिविजिबल है। कैसे पता करेंगे? 6 से डिविजिबल 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर। तो 6 से डिविजिबल वो सारे नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो पता करते हैं 6 का मल्टीपल जो 3 डिजिट का हो, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 6। तो कैसे करेंगे? अगर थोड़ा दिमाग को तेज करें तो 2-3 अप्रोच हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि पहला पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, पहले ये तो जान लो। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज है 100। ठीक है ना? तो 100 को 6 से डिवाइड कर लो, देखते हैं कितने क्लोज पहुंचते हैं। तो अगर 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम्स आता है। अगर टेबल आती हो तो ये 96 आया। तो 6 का मल्टीपल, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 96 से पहुंचे। 96 इज ए 2 डिजिट नंबर। तो 96 को तो हम नहीं लेने वाले। हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 डिजिट का हो या उससे ज्यादा हो। तो अगला 3 डिजिट का नंबर, इसमें अगर 6 को ऐड कर देते हैं, that will become 102। that is nothing but 6 into 70। तो हमें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो मिला क्या? 102। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि इस 102 की लास्ट 2 डिजिट से कोई नंबर फॉर्म किया जाए। ठीक है ना? दैट इज 02 और इनडायरेक्टली 2, ये एक नंबर फॉर्म होगा। बोल रहा है कि ये 2 और 3 दैट इज 6 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है? उसको 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो आपका क्वेश्चन में केस दिया है वो फेल हो रहा है। वो पहले पे ही फेल हो जा रहा है तो आगे के नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स द स्टेटमेंट ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज दैट इज 1 एंड 10 इज डिविजिबल बाय 6 इज रॉन्ग। क्या है? ये रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हमें एक नंबर बनाना है जो 3 डिजिट का हो या उससे ज्यादा डिजिट का हो और वो 6 से डिविजिबल हो। फिर एक चीज बोल रहा था कि अगर ऐसा नंबर आपको कोई मिल जाता है और उसके लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं तो वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हमने कोशिश की कि 6 के मल्टीपल पता करने की। तो फर्स्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ
of 6 is 102, दैट इज 6 into 17। और यहाँ की लास्ट 2 डिजिट पे हमने चेक किया कि 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आंसर आया नो। राइट, नो आया आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स का है। ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 4 या 4 डिजिट से ज्यादा का नंबर 8 से डिविजिबल है। इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट, क्या बोला? इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल, नहीं ये कुछ अलग बोल रहा है। ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, कह रहा है एक नंबर 4 या 4 से ज्यादा डिजिट का डिविजिबल बाय 8 होगा अगर नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब बेसिकली 8 की डिविजिबिलिटी थ्योरम है। कह रहा है कि अगर 4 या 4 से ज्यादा डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, वो 8 से डिविजिबल होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट, अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी। राइट, क्या बोल रहा है? एक नंबर 4 या 4 डिजिट से ज्यादा का नंबर 8 से डिविजिबल होगा अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। ये बेसिकली 8 की डिविजिबिलिटी थ्योरम है। क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, कोई नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती है। इनडायरेक्टली यही बात कह रहा है। एक दो एग्जांपल को देख लेते हैं। ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। कोई नंबर रैंडम लिख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें पूरा नहीं चेक करना होगा, हमें केवल 3 4 5 को चेक करना होगा 8 से डिवाइड करके। ठीक है ना? ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या हुआ, मैंने लास्ट 3 डिजिट को चेक किया, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अपनी लॉजिक के हिसाब से पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। राइट, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 को भी करो। 1 1 2 3 4 5 को 8 से डिवाइड करो। तो नहीं आया। ठीक है ना? मतलब हमारा उल्टा जो केस चला कि अगर थ्योरम के हिसाब से लास्ट 3 डिजिट को डिविजिबल होना चाहिए, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। मैंने एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल पिक किया था 1 2 3 4 5, इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं थी, तो लॉजिक के हिसाब से पूरे नंबर को डिविजिबल नहीं होना चाहिए था। लॉजिक के हिसाब से ये फॉलो हुआ। ठीक है ना? अभी एक और नंबर चेक करते हैं, और ऐसा नंबर बनाऊंगा जो हो भी 1 1 1 2 3 8 8 8 8। ठीक है ना? हमें चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। लॉजिक के हिसाब से अगर इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाती हैं तो ये होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 8 8 8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 टाइम जाएगा, और ये डिविजिबल है। अब चेक कर लेते हैं पूरे नंबर के लिए। 1 2 3 8 8 8 8, वन बाई वन करेंगे। 8 1 जा 8, 64। यस, ये कंप्लीटली डिविजिबल आ गया, मतलब कि ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रू है। आपको सिंपल याद रखना है 8 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, कोई नंबर 8 से डिविजिबल तभी होता है जब उसकी लास्ट 3 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, कोई नंबर 8 से डिविजिबल तभी होता है जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट के नीचे के नंबर को तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे, 8 10 या 80 तक तो आपको पढ़ना ही आता है, टेबल है ना। तो थ्री थ्री डिजिट के नीचे के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 डिजिट या उससे ऊपर का नंबर है तो आपको केवल उसके लास्ट 3 डिजिट के लिए चेक करना है। अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 3 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। कह रहा है अगर किसी कोई नंबर है जिसके डिजिट का सम, मान लो कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 एक नंबर है, अगर इसके सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 5 4 9 9 3 12 12 12 2 14 1 दैट इज 15, है ना। अगर डिविजिबल है 3 से, ठीक है, ये यस है डिविजिबल, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, तो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 को 9 से चेक करो, बड़ा नंबर ले लिया मैंने। 9 1 जा 9, नो इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो थ्योरम चेक करने के लिए, प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, और अगर एक पे भी फेल हो गया तो सबके लिए फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा, तो ये है फॉल्स। लेकिन इसको थोड़ा हम और क्लियर कर देते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर का सम ऑफ डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं इसको भी, देखो हमने देखा सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल था, और सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो इस पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 3 4 12 0 3 1 3 0 4 1 3 1 5 5, ठीक है। तो ये तो 3 से डिविजिबल हो गया। मतलब प्रॉपर्टी क्या सिखा रही है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सिखा रही है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सिखा रही है। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल 3 का ये है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ ऑल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। अगर सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कहता है कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर का सम ऑफ ऑल डिजिट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 7 to 9, ठीक है ना। इसका सम करते हैं 9 to 11 11 7 18, ठीक है। इसका सम क्या आया? 18। तो 18 को 9 से डिवाइड करके देते हैं, कट जाता है। तो ये वाला नंबर भी ना 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये भी करके देख लो। 9 8 जा 72 9 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 9 की है। अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट डिविजिबल बाय 9 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। समझ में आ गया? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर कोई नंबर का सम ऑफ ऑल द डिजिट 3 से डिविजिबल है तो 3 से जरूर डिविजिबल होगा। कोई नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से जरूर होगा। और ये क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो तो वो 9 से भी डिविजिबल हो। बात समझ में आ रही है? ये जरूरी नहीं है कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो तो 9 से भी हो। सबसे छोटा एग्जाम्पल 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। जो सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं वो जरूरी नहीं है 8 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल चेक करते हैं। 4 4 से डिविजिबल है, यस। क्या 8 से डिविजिबल है? नो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वेरी ट्रू है। कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा के आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो वो सारे केस पे फॉलो करेगी, अगर प्रॉपर्टी नहीं बन रही है तो सारे केस पे
फॉलो नहीं करेगी, राइट। तो ये तो पहले एग्जाम्पल पे ही फेल हो जाता है। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो जरूरी नहीं है कि 8 से भी डिविजिबल हो, मतलब ये हमारा आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन सही है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो दिए हुए सारे नंबर को काट देता है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन, मान लो दो ही नंबर से ले लेते हैं, मान लो कोई दो नंबर है 15 और 25, ठीक है, ये दो नंबर है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हम पहले फैक्टर मेथड से करते हैं। तो 5 × 3 × 1, 5 × 5 × 1, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? सब 5 और 5, ये दोनों दोनों में कॉमन, तो इसका एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25 क्या आएगा? 5 आएगा, राइट। ठीक है, तो एचसीएफ कौन सा नंबर होता है? जैसे बोलने में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसमें, उसको कहते हैं एचसीएफ। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 5। और एक प्रॉपर्टी एचसीएफ की और भी कहती है, अगर कोई एचसीएफ है तो वो दिए हुए नंबर को जिसका निकाल रहे हो उसको काट देता है, ठीक है ना। तो दिए हुए नंबर उसके एचसीएफ से कट जाता है। इसी का एलसीएम निकाला जाए तो, हमने कॉमन मल्टीपल वगैरह पढ़ा है, तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो वो कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो इसमें 5 × 5 × 3, ठीक है, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो जो भी नंबर अवेलेबल है उन्हीं को उठा के रख देते हैं। तो 5 × 5 × 3, 25, 3 × 75, राइट। क्या आया एलसीएम? एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 क्या आया? 75 आया, ठीक है ना। तो और एक और बता देता है, जो भी एलसीएम आता है ना वो दिए हुए नंबर से कट जाता है। तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75। बात समझ में आ रही है? एचसीएफ दिए हुए नंबर को काट देते हैं। किसी नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो जिन नंबर का निकाल रहा है उसको काटेगा। किसी नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वो दिए हुए नंबर से कट जाएगा, मतलब 25 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी एचसीएफ हो और सेम नंबर का, मान लो 15 25 का यहाँ पे भी निकाला था, 15 25 का यहाँ पे भी निकाला था, तो जो एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। मतलब एलसीएम को एचसीएफ से कटना कंपलसरी है। अगर एलसीएम एचसीएफ से नहीं कट रहा है तो आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब वो उस दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्या क्या बता दिया, ज्यादा बता दिया। तो मैंने कहा एचसीएफ निकालना सीख लिया हमने, एलसीएम निकाला, और हमने सेम नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, सेम सेम नंबर के लिए एलसीएम निकाला, सेम नंबर के लिए एचसीएफ निकाला। जो एचसीएफ होता है वो दिए हुए नंबर्स को काट देता है, जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। एलसीएम जो होता है वो दिए हुए नंबर जिनसे निकाल रहे हैं उनसे कट जाता है। तो 15 75 15 से भी कटेगा, 75 25 से करेगा कटेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल। क्या है? ये 15 का मल्टीपल है, ये 25 का मतलब मल्टीपल है, और यहाँ इससे ये नंबर कट जाएंगे, मतलब ये इसका फैक्टर है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, राइट। तीसरी चीज मैंने बताई कि अगर दो सेम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से कट जाता है। मतलब एक और बात कही जा सकती है, एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ का मल्टीपल है, या एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, राइट। अगर वी आर गोइंग फॉर द कंडीशन है, अगर सेम नंबर के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर पूछ क्या रहा था? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ 5 आया है, क्या आया है? एचसीएफ 5 आया है, और एलसीएम आपका आया है 75। ये तो यहीं पे डिफीट हो गया, एचसीएफ जो है आपके एलसीएम से छोटा है। तो ये जो क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। एक केस और समझते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। नहीं है इतना तो इनफ है, ठीक है ना। तो दो नंबर का अ, अगर दो सेम नंबर के एचसीएफ एलसीएम निकाला जाए तो एचसीएफ एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? वो बराबर हो सकते हैं, वो भी बराबर तब होगा जब दोनों नंबर
सेम होंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर आएगा, राइट। तो देयर इज नो सच चांस जहां पे एचसीएफ की वैल्यू एलसीएम से बड़ी हो जाए, राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। अभी तो बताया दो या दो, कोई भी नंबर लो, पहले करके ही देख लेते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं। एक नंबर 25 है, एक नंबर 65 है, राइट। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं, मैं फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि इजी रहता है, समझ जल्दी आता है। 25 का फैक्टर करो, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1, ठीक है ना। 25 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 5 इंटू 1। 65 के लिए 65 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है ना। तो अभी ये फिर से क्लियर लेते हैं। 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 1, 65 इक्वल्स टू 5 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है ना। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 25 एंड 65 क्या आया? एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और कोई कॉमन है? नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 5। एलसीएम क्या आ गया? जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है उनको लेंगे, ठीक है। जो सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं उसको ले लो, तो 5 इंटू 5 एंड 13, राइट। तो 25 इंटू 13 कितना आएगा? 325, राइट। तो ये आया आपका एलसीएम और ये आया एचसीएफ। तो क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। चेक करके देखो 325। मैंने बताया है कि अगर किसी नंबर का, किसी दो सेम नंबर या दो से ज्यादा सेम नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो तो एचसीएफ से डिविजिबल होना ही चाहिए। अभी एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। 5 से काट के देखो, कटेगा ही, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, लेकिन करके भी देख लिया। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर दो सेम नंबर या दो से ज्यादा सेम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो जो एलसीएम आएगा वो एचसीएफ से जरूर कटेगा। दैट इज वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर सेम नंबर का कर रहे हैं, अलग अलग नहीं, है ना, कि तुम 3 और 5 का निकाल रहे हो और यहाँ पे 8 और 13 का निकाल लो, तब यहाँ फॉलो नहीं होगा। ये तभी फॉलो होगा जब 3 और 5 का ही एचसीएफ निकालो और 3 और 5 का ही एलसीएम निकालो। तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, या बोल सकते हैं एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, राइट। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो। एलसीएफ ऑफ टू नंबर इज 28 एंड देयर एचसीएफ इज 8। चेक करना है सही है कि नहीं। तो क्या करना है? ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। अगर दो सेम नंबर का ये एलसीएम है, मतलब सेम नंबर की ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ, किसी भी नंबर हो, ए बी कोई दो नंबर है, इन्हीं का एचसीएफ निकाल रहे हो और इसी का एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है टू नंबर दिए हुए हैं जिनका एलसीएम 28 है और एचसीएफ 8 है। अगर ये बात सही है तो 28 को 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ये आपका एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ठीक है ना। करके देखो, नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं अराइज होती है जहां पे ये पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना। ऐसी कोई, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है? फॉल्स है। अगर कोई दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिविजिबल होगा। हमने एग्जांपल के थ्रू से भी देख लिया है, हमने एक प्रॉपर्टी भी स्टेब्लिश कर ली है कि अगर दो नंबर का सेम, मतलब कि एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से जरूर डिविजिबल होगा। तो ये भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर में बी वन ऑफ द नंबर। कह रहा है एलसीएम दो या दो नंबर से ज्यादा का, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम वो नंबर भी हो सकता है, राइट। तो चेक करते हैं। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, वो नंबर भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स में वन ऑफ द, अच्छा, उनमें से कोई एक नंबर भी हो सकता है। चलो एग्जांपल पिक करते हैं, ठीक है ना। एक है एग्जांपल 15 है और एक 5, ठीक है ना। तो 15 और 5 का एलसीएम निकालो। 15 का फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 1, और 5 का 5 इंटू 1।
इसका एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 into 3, एलसीएम ऑफ 15 एंड 5। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 5 5 है, 3 भी है, ठीक है ना? तो 5 into 3 दैट इज 15, ठीक है। तो हो तो सकता है 15 एक नंबर था इन दोनों में से, 15 में नंबर भी था, 15 भी एलसीएम भी है। तो टू नंबर के केस में तो ये बात सही हो गई। क्या हो गई? सही हो गई, राइट। तो क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनमें से कोई एक नंबर भी वो एलसीएम हो सकता है। तो टू नंबर के केस में तो ये बात सही हो गई। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल हो, इसी का थोड़ा और बढ़ाते हैं। 25 कर दो, 5 कर दो, और तुम कर दो इसको 75 कर दो। चलो देखते हैं, ठीक है ना? तो 25 का फैक्टर 5 into 5 into 1, 5 का 5 into 1, 75 का 5 into 5, 25, 3 जा 75 into 1। अब एलसीएम ऑफ 25, 5 एंड 75 जो निकालेंगे तो ये आएगा, कॉमन मल्टीपल लेंगे 5 इंटू, जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको उसको लिखते चलो। 5 into 5 दो बार आया है, 3 एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे, और कुछ है कॉम इसमें मल्टीपल? नो, 1। तो करो सॉल्व, 5 5 जो 25 इंटू 3 75। तो इन तीन नंबर का एलसीएम क्या आया? 75 आया, ठीक है ना? और 75 क्या है? इनमें से एक नंबर है। तो ये भी प्रॉपर्टी ट्रू है। हो तो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, लेकिन हो तो सकता है। मे का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मे भी हो सकता है, होने को तो हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर केस में हो। मान लो एक 7 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 7 और 6 का। 7 को क्या लिखेंगे? 7 into 1। 6 को क्या लिखेंगे? 6 into 2 into 3 into 1। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 2 into 3 into 7 दैट इज 42। अब ये जो 42 आया ना, तो 6 का ना 6 है ना 7 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है हर केस के लिए, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है। यही बात होती है मे से समझने के लिए। अगर ये मस्ट भी लिखा होता तो ये आंसर गलत हो जाता। मस्ट लिखा होता तो गलत होगा। मे मतलब हो सकता है, हो तो सकता है ना? तो इसका आंसर ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स में बी वन ऑफ द नंबर। दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ में भी हो सकता है, उनमें से एक एक नंबर, राइट। चलो 4 और 2 का निकालते हैं, ठीक है ना? 4 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2, और 2 को करेंगे तो 2 into 1, है ना? इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है केवल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 इज वन ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 2 नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सही है। इसको और बढ़ाते हैं, 2, 4 और 8 का निकालो, ठीक है ना? तो 2 को लिखोगे 2 into 1, 4 को लिखोगे 2 into 2 into 1, 8 को लिखोगे 2 into 2 into 2 into 1, राइट। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, राइट। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज 2, एंड 2 इज अमंग द नंबर्स, राइट। तो दो या दो से ज्यादा के केस में भी ये स्टैंड ट्रू कर रहा है, राइट। और में है, कंपल्सन तो है नहीं, तो बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ भी उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ क्या उनमें से एक नंबर हो सकता है? तो यस, दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, राइट। में समझना है, मस्ट होगा तो गलत हो सकता है ना? जरूरी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा नंबर के एचसीएफ निकाले तो वही उन्हीं में से एक नंबर आए, राइट। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से रिवाइज करते हैं। अगर दो सेम नंबर का, ग्रुप ऑफ नंबर का अगर एचसीएफ निकल रहा है और एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ से जरूर डिवाइड हो जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। क्या कह रहा है? सारे होल नंबर दूसरे होल नंबर का सक्सेसर होते हैं।
होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर, दैट इज 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक के सारे नंबर होल नंबर कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर, अगला ऑफ द अनदर होल नंबर, पिछले वाले का अगला नंबर होल नंबर होता है। तो 3 is the successor of 2. That is right. 500 is the successor of 499. ठीक है ना? ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। 1 lakh is successor of 99,999. ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है? तो इन सारे केसेस में बात तो सही हो रही है। थिंक अबाउट जीरो। जीरो इज ए होल नंबर। ये किसका सक्सेसर है? ये -1 का सक्सेसर है। थोड़ा क्लीन करता है। जीरो किसका सक्सेसर है? किसके बाद आता है? -1 के बाद आता है। ठीक है, तो क्या -1 होल नंबर है? नो। क्या बोलते हैं? नो, -1 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज ए इंटीजर, राइट? ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट है कि एवरी सारे के सारे होल नंबर दूसरे होल नंबर का सक्सेसर हो रहा है, ये जीरो के केस में डिफीट हो जाता है। क्या होता है? जीरो के केस में डिफीट हो जाता है। मतलब ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बात समझ में आ रही है? कोई भी प्रॉपर्टी बनेगी तो सारे केसेस के लिए बनेगी, या तो आप केस को छोड़ के बोलेंगे, राइट? एक्सेप्ट जीरो बोलते या कुछ और सोचते, ठीक है, तब हो जाता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से खेले कि एक्सेप्ट जीरो ऑल अदर होल नंबर इज सक्सेसर ऑफ एन अदर होल नंबर। तो जीरो को छोड़ दो, बाकी कोई भी होल नंबर लो। 5 लो, ये 4 का सक्सेसर है, ठीक है ना? 2 करोड़ लो तो किसका सक्सेसर होगा? 1 करोड़ 99 लाख 9,000, ठीक है ना? जो भी है, ठीक है ना? हम कर लेना है ना? तो हर होल नंबर सक्सेसर हो जाता है दूसरे होल नंबर का, एक्सेप्ट जीरो के केस में ये फेल हो जाता है, राइट? चलो, ये भी आंसर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। ओ गुड। कह रहा है दो होल नंबर का सम, क्या? दो होल नंबर का सम हमेशा उसके प्रोडक्ट से छोटा होता है। सम ऑफ टू होल नंबर, कोई भी होना चाहिए, कोई भी दो होल नंबर ले सकते हो। फिर होल नंबर क्या है लिखने, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इन्फो लिखेंगे ना, इन्फो इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। स्टेटमेंट कह रहा है दो होल नंबर, कोई भी दो नंबर होल ले लो, ए प्लस बी, कोई भी दो होल नंबर इज ऑलवेज हमेशा छोटा होगा किससे? देयर प्रोडक्ट से। ठीक है, एक दो केसेस बना के देखते हैं, अगर सही है तो सही है। चलो पहले शुरुआत करते हैं 0 और 1 से। ठीक है, 0 1 का सम 1 आया, इसका प्रोडक्ट कितना आया? 0 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है। ये तो यहीं फेल हो गया, ये तो यहीं फेल हो गया, पहले ही होल नंबर पे ये फेल कर गया है, राइट? ठीक है ना? तो ये आपका आंसर फॉल्स है। द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। द सम ऑफ टू होल नंबर हमेशा उसके मल्टीप्लिकेशन से छोटा होगा, ये गलत है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। आगे चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ी, राइट? टाइम बच गया, राइट? आगे चेक करते तो होता ना होता देखने बात थी, लेकिन ये तो पहले केस में फेल हो गया, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट को मार्क कर लो, क्या कर लो? मार्क। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, सेम नहीं लेना है, अलग अलग, है ना? होल नंबर इज ऑड इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑड। ठीक है, होल नंबर इज ऑड। कोई दो होल नंबर ले रहे हैं, मान लो एक होल नंबर एक ये है और एक होल नंबर ये है, इसका सम करने पे जो आंसर आ रहा है वो ऑड होल नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी ऑड। फिर कह रहा है कि उनका डिफरेंस भी ऑड ही आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। क्या कह रहा है? दो डिस्टिंक्ट होल नंबर है, होल नंबर भी चेक कर लो, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अगर उनका सम कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, ठीक है?
अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी ऑड आना चाहिए, यही आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो कोई भी होल नंबर लेके पहले चालू करते हैं। आप अगर और छोटी क्लास में पढ़े होंगे, दो नंबर का सम ऑड कब आता है। चलो, नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑड होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। जो टू से डिविजिबल हैं वो इवन कहलाते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं है वो ऑड कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा और क्लियर क्लियर पिक्चर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इवन और जब इवन नंबर का सम करते हैं क्या होता है। मान लो 2 + 4 करते हैं तो आता है 6, दैट इज इवन। कोई और रैंडम ले लो, 12 और 14 का सम करते हैं तो आता है 26, दैट इज ऑल्सो इवन। और करते हैं 50 + 26 का करते हैं तो आता है 76, दैट इज इवन। मतलब प्रॉपर्टी क्या बन रही है, जब दो इवन नंबर का सम करेंगे तो हमेशा हमें इवन मिलता है। ऑड के चक्कर में करते हैं अभी, ठीक है। ऑड प्लस ऑड कर रहे हैं अभी, है ना। उसमें इवन प्लस इवन किया था, अभी ऑड प्लस ऑड कर रहे हैं। तो मान लो 1 + 3, तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ये तो। 5 + 3, 8, ये भी इवन आ रहा है। अच्छा, और रैंडम में तो 19 + 17, 26, ये भी इवन आ रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी आ रही है कि जब दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इवन मिलता है, जब दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तब भी हमें इवन मिलता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तब भी इवन मिल रहा है, और दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तब भी हमें ऑड इवन मिल रहा है, ठीक है। अब और चेक करते हैं, इवन में जब ऑड जोड़ो, या सेम चीज है ऑड में इवन जोड़ो, देखो क्या आता है। 1, सॉरी यहाँ पे 2 ले लो, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 1, 3 + 6 दैट इज 9, और ले लेते हैं 10 + 5 करते हैं 50। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। यहाँ पे इवन लिया, यहाँ पे ऑड लिया, यहाँ पे ऑड लिया, यहाँ पे इवन लिया, यहाँ पे इवन लिया, यहाँ पे ऑड लिया। प्रॉपर्टी ये बन रही है कि ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड, जब दो डिफरेंट नंबर को लेंगे, ऑड लेंगे या इवन लेंगे, तभी हमें ऑड आंसर मिलता है, राइट। ये चीज सीख लिया। क्या क्या सीखा, ये सीखा है कि इवन को जब इवन से जोड़ते हैं, इवन प्लस इवन करते हैं तो इवन आता है। ऑड प्लस ऑड करते हैं तो इवन आता है। इवन प्लस ऑड करते हैं तो ऑड आता है। ऑड प्लस इवन करते हैं तो इवन ऑड आता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। इनका डिफरेंस भी कर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इवन प्लस इवन माइनस इवन करो, ठीक है। एग्जांपल लो, 4 - 6, तो मैंने होल नंबर लिया, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे -2 आया, ठीक है, दैट इज इवन, ठीक है। थोड़ा इजी करते हैं, 14 - 12, 2, ऑल्सो इवन, ठीक है। एक्चुअली निगेटिव नंबर के लिए इवन ऑड की बात नहीं की जाती है, बेसिकली नेचुरल नंबर के लिए बात की जाती है, तो इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दो इट इज इवन बिकॉज ये 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, राइट। और करते हैं 8 - 6 दैट इज 2, 50 - 24 दैट इज 26 इज ऑल्सो इवन। तो इवन का जब इवन से सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमेशा इवन मिलता है, राइट। ऑड का ऑड से करो जरा, 5 - 3 2 इवन, 15 - 7 8 इवन, 13 - 3 दैट इज 10, ये भी इवन। ऑड का जब ऑड से सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी हमें इवन मिलता है, ठीक है ना। अब और चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने प्रॉपर्टी बनाते चले जा रहे हैं, और इसको तुम्हें याद तो नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना, याद ही क्यों करना, ठीक है ना। तो अभी हमने 2 पॉइंट और लिख लिया। क्या लिखा, इवन माइनस इवन इज इवन, ऑड माइनस ऑड दैट इज इवन। अब हम चेक करेंगे इवन माइनस ऑड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल सस्ता सा लेते हैं, सिंपल सा 6 - 3 करते हैं
तो 3। तो यहाँ पे ऑड मिल गया। एक और ले लेते हैं, 13 माइनस 4 दैट इज 9 ऑड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, जब इवन माइनस ऑड करते हैं तो हमें ऑड मिलता है, राइट। फिर एक और करते हैं, ऑड माइनस इवन करो तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑड ले लो, 13 माइनस 4 लो तो 9 आया, ऑड है। और क्या ले सकते हैं, और 15 माइनस 8 लेते हैं तो आता है 7 दैट इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, तो ऑड माइनस इवन भी कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, राइट। चलो इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अब देखो, अब ना क्वेश्चन क्या कह रहा था, रिकॉल करते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर इज ऑड, ठीक है ना, दो डिस्टिंक्ट होल नंबर का सम आया है ऑड, तो कभी आ सकता है ये जब वो दोनों में से एक इवन हो और दोनों में से एक ऑड हो, तभी आ सकता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता है। देन देयर डिफरेंस आल्सो मस्ट बी ऑड। ठीक है, तो हम इवन ऑड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो उनका डिफरेंस जो आएगा वो भी ऑड आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या हुआ, पहले क्या चेक कर रहे हैं, कह रहा है कि सम कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट होल नंबर का, तो हमने दो डिस्टिंक्ट होल नंबर ले लिया, ए बी बी, ठीक है ना, उसका हमने सम किया। तो हमने चेक किया कि किस केस में आ सकता है, अगर इवन इवन लेते हैं तो इवन आएगा, मतलब ये नहीं ले सकते, ऑड ऑड ले लेंगे तब भी नहीं आ सकता है। फिर इवन ऑड लिया तो ऑड आ गया, ये केस ले सकते हैं, या ऑड प्लस इवन किया तब ऑड आ गया, ये केस ले सकते हैं। फिर कह रहा है उसका डिफरेंस निकाला गया, तब भी वो ऑड ही आया, तो किस कंडीशन में आ सकता है, ऑड इवन का डिफरेंस या इवन ऑड का डिफरेंस, इन्हीं दोनों केसेस में, राइट। तब इवन और ऑड का डिफरेंस निकालेंगे, ऑड या इवन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब यही सारे दोनों केस सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर दो जनरल थ्योरम क्या बन रही है, अगर दो होल नंबर का सम और डिफरेंस, बेसिकली सम अगर ऑड आ रहा है तो उसका डिफरेंस भी ऑड आएगा। दो टू डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स का होल नंबर का सम अगर ऑड आ रहा है तो उनका डिफरेंस भी ऑड आएगा, दैट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए भाई। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम, कह रहा है कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, एक के बाद एक आ रहा हो, कोई भी टू, कोई भी टू, ठीक है ना। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, चाहे वो 1 और 2 हो, चाहे वो 2 और 3 हो, 4 और 5 हो, 6 7, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर इस दुनिया का ले लो वो को प्राइम होगा। ये तो बात हमें प्रूव करनी है, लेकिन उससे पहले क्या समझना है, को प्राइम होते क्या है, क्या होता है को प्राइम्स, क्या होता है। ग्रुप प्राइम्स ग्रुप ऑफ नंबर होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1, ठीक है ना, ठीक है, केवल कॉमन फैक्टर एक हो तो उसे कोप्राइम कहते हैं। तो कोप्राइम ऐसे सारे नंबर हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। तो एग्जांपल के लिए पहले तो यही वाला देख लेते हैं कि अगर दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है तो वो कोप्राइम कहलाता है। तो एग्जांपल लेते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर का, 7 और 8 का। 7 के फैक्टर निकालो, 7 इंटू 1। 8 के फैक्टर निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो 7 एंड 8 आर कंसेक्यूटिव नंबर एंड दे हैव ए कॉमन फैक्टर 1, राइट। तो ये क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। अगला एग्जांपल चेक करो, एक और मान लो 27 ले लो और 28 ले लो, चेक करते हैं 27 का फैक्टर क्या होता है, 3 3 9, 3 27 1। और 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो जरा, कुछ दिख रहा है, इनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर है। चलो वहां मेरे पीछे लिख रहा है, रुक जाओ। 27 27 और 28 के लिए हम पेयर ऑफ कोप्राइम्स निकाले हुए हैं, है ना। 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 28 का 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1, 2 2 जा 4,
सॉरी, 2 2 4, 7 जा 28 × 1, ये दोनों के फैक्टर्स हो गए। इसमें कॉमनिटी चेक करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो कुछ है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 27 एंड 28 आर कंसेक्यूटिव नंबर एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, सो दे आर को प्राइम्स। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम्स होते हैं, वो सही बात है। ठीक है ना। आपको कोई भी पूछे कि को प्राइम्स लिखो, 5 को प्राइम बताओ, तो तुम सिंपली यही करना कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेना और बता देना, राइट। दूसरा, और अगर दिमाग लगाएं तो को प्राइम की पहचान क्या होती है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, कोई भी दो प्राइम नंबर, बीट एनी वन, 2 और 11, है ना। कोई भी दो प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, है ना, को प्राइम्स होते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 1 और 11 का 11 × 1, तो इनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर जो आएगा वो केवल क्या आएगा, 1। क्योंकि प्राइम की डिफिनेशन भी तो यही है, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, नंबर एंड द वन, राइट। नंबर इटसेल्फ एंड वन, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम कहते हैं। तो कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा एक दूसरे का को प्राइम होता है, ठीक है ना। तो को प्राइम अगर चेक करने का बोलेगा तो आप फैक्टर करोगे और उसके में देखोगे कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं। अगर केवल 1 एज ए कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम है, अगर नहीं है तो नहीं है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होता है, कोई भी 2 प्राइम नंबर अपने में को प्राइम होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज वन ऑफ द नंबर। कोई दो नंबर का HCF उनका वो एक नंबर है। मैंने अभी पीछे एग्जांपल कोड किया था, चलो फिर से ले लेते हैं। 2 and 4 का HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 2 and 4 इज 2, राइट। देन देयर LCM इज द अदर नंबर, तो जो उनका LCM होगा वो अदर नंबर होगा। 2 4 का LCM निकालो। 2 का क्या होता है, LCM ऑफ 2 and 4, 2 का 2 × 1, 4 का 2 × 2 × 1, LCM क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो बात तो यहाँ सही आ रही है, एक नंबर 4 आ गया, एक नंबर 2 आ गया, है ना। चलो पहले एक बार और कर लेते हैं तो फिर प्रॉपर्टी बताते हैं, है ना। कोई और एग्जांपल ले लो जरा, जिसका HCF वन ऑफ द नंबर हो। तो एक नंबर और ले लेते हैं, 8 and 4, आसान आसान ले रहे हैं, बाकी बड़े नंबर भी चेक कर लेना। 4 का 2 × 2 दैट इज 4, ये तो लिखे ही है। 8 का 2 × 2 × 2 दैट इज 8, है ना। तो इसका HCF क्या आएगा, HCF आएगा 2, कॉमन क्या है, 2 × 2 क्या आ गया, 4। तो 4 इज वन ऑफ द नंबर। ठीक है, बात सही है। दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, 8 के लिए चेक करो जरा। 8 को लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 1। 4 का हमने लिख ही लिया था, 2 × 2 × 1। तो ये दोनों का क्या आ गया, HCF आया 4। LCM क्या आएगा, जो मैक्सिमम टाइम लिखा है दोनों में वो ले लेंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 इज वन ऑफ द नंबर और HCF इज वन ऑफ द नंबर, ठीक है ना। अगर किसी नंबर का HCF वही है, इसमें से एक नंबर है, तो उसका LCM दूसरा नंबर होगा। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर कोई दो नंबर दिए हैं, क्या दिया है, एनी 2 नंबर दिया है, तो HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। मतलब कोई दो नंबर ए बी थे, उनका HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसा भी हमने 8 और 4 के लिए किया था ना, तो 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसके LCF, इसका HCF 4 था और उसके LCM के बराबर होगा। यह होना चाहिए, ये होगा ही होगा, राइट। ये भी याद कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, राइट। तो अगर ऐसा कोई केस उसमें जो अराइज करवा रहा था कि वन ऑफ द नंबर इज HCF, तो डेफिनेटली दूसरा नंबर तो उसका LCM होगा ही, नहीं तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी, है ना। सोचो तो इसको थोड़ा सा, सोचो क्या कह रहा है। अगर ये ना होता, हमने 4 और 8 का लिया था केस, उसने कह दिया था एक तो HCF है, तो दूसरा क्या होगा, और इसका प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, 8 × 4 निकालते हैं। एलसीएम क्या हो सकता है, यहाँ 4 × LCM प्लस टू 8 × 4,
सॉल्व करो, 4 4 गया, तो एलसीएम हैज टू बी 8, राइट, वन ऑफ द नंबर। तो ये प्रॉपर्टी को दोनों साइड से सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऐसा भी चेक याद रख सकते हैं कि अगर दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर उसका एचसीएफ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसका एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। और हमने रिकॉल कर एक प्रॉपर्टी और बताई है, अगर दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ से जरूर डिवाइड होगा। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे तो हम जल्दी से क्वेश्चन भी कर पाएंगे और चीजों को समझ बेहतर पाएंगे, राइट। तो सारे केसेस को देखना है और सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोला, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर। क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ लिया है। मान लो कोई एक नंबर ए और बी, इनका एचसीएफ निकाला है, ठीक है, जिसमें मान लो तो ए बिगर है और बी स्मॉलर है, ठीक है ना। तो कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर, ये स्मॉलर है देन द स्मॉलर नंबर, जो छोटे वाले नंबर से भी छोटा होगा, मतलब बी से भी छोटा होगा, राइट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर। चेक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले लो। 2 और 4 ही ले लेते हैं। 2 और 4 का एचसीएफ क्या निकलेगा, 2 का लिखते हैं 2 × 1, 4 को लिखते हैं 2 × 2 × 1, एचसीएफ क्या आया 2। तो ये जो प्रॉपर्टी कह रही थी कि जो एचसीएफ आएगा वो जो छोटा वाला नंबर है उससे भी छोटा होगा। 2 इज नॉट स्मॉलर देन 2, ये तो यहीं पे फेल हो गया, नो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 15 और 75 का ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 75 को 15 से डिवाइड किया तो इसका एचसीएफ आया 5, ठीक है ना। यहां वाले पे ट्रू हो गया, ठीक है, 5 इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रू हो गया, एक केस में ट्रू हुआ था, एक केस में फॉल्स हो गया। तो हमने क्या सीखा है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी केस के लिए फेल हो जाती है तो उसको हम ट्रू नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मे होता तो ठीक था। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉल ऑफ द नंबर, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल कोट किया, एक एग्जाम्पल ये लिया, इसमें तो छोटा आ गया। एक एग्जाम्पल हमने 2 और 4 का लिया था, उसमें तो फेल हो गया, राइट। तो अगर ऐसा जनरलाइज करते हैं, अगर रूल बुक बनाते हैं तो ये सही नहीं है। बात समझ में आ गई, चलो ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर। कह रहा है दो नंबर का एलसीएम है, ठीक है, कोई नंबर ए और बी है, उसका जो एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स आया है, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन द लार्जर नंबर, मान लो ये लार्जर नंबर था और ये स्मॉलर नंबर था। तो कह रहा है कि हर केस में ये लार्जर नंबर से ये बड़ा होगा, हर केस में एक्स जो होगा बड़ा होगा 1 से। चेक करते हैं, छोटे नंबर चालू करते, 3 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आया 15 आया, ठीक है। 15 इज ग्रेटर देन 5, राइट। और भी कह सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल 1 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, 2 और 4 ले लेते हैं। 2 का 2 × 1, 4 का 2 × 2 × 1, एलसीएम क्या आया 4 आया। यहाँ पे 4 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 4 4 से बड़ा नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी सारे केस में अप्लाई नहीं हो रही है, ये प्रॉपर्टी सारे केसेस में अप्लाई नहीं हो रही है। थंब रूल क्या बताया है, अगर कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो सारे केस में अप्लाई होनी चाहिए। इस केस में तो अप्लाई हो गया था बट इस केस में फेल हो गया, मीन्स ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज वाई इट इज फॉल्स, है ना। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये फॉल्स है। आ रही बात समझ में, चलो अगला क्वेश्चन करो। द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम, अगर कोई दो प्राइम कोप्राइम है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है कि हमें एलसीएम लेना है, किसका, टू कोप्राइम्स का,
टू को प्राइम्स कौन होते हैं? कॉमन फैक्टर जो होता है उनके बीच में वन होगा, केवल ओनली वन, नो अदर कॉमन फैक्टर। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे का एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में आता है। मान लो ए और बी कोई को प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो जो उसका एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो क्या किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के बराबर। एग्जाम्पल से चेक करते हैं, ठीक है। एक दो को प्राइम, एनी टू को प्राइम, मान लो 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 3 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, ठीक है ना। और 6 क्या है? 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है। हो क्यों रहा है? 2 का प्रोडक्ट फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 1, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1, कोई कॉमन फैक्टर तो मिलेगा नहीं, तो इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 12 एंड 13 ले लेते हैं, 12 एंड 13, राइट। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 1। 13 को क्या लिखेंगे? 13 इंटू 1। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज, ये क्या है? 12 ही तो है, 12 इंटू 13, राइट। यहाँ पे भी बात सही आ रही है, तो इसका प्रोडक्ट ही निकले के आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोई भी रैंडम सा पिक करते हैं। चलो एक तुम ले लो, 5 ले लो, और एक ले लो 63, ठीक है। नहीं, ये तो को प्राइम थोड़े ना है, देखो दो इट इज को प्राइम, प्राइम है ना। थोड़ा को प्राइम लेते हैं, इजी वाला, 63 एंड 64, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एक एक करते करते हैं। ज्यादा बड़ा ले लिया। यही होता है, रैंडम एग्जांपल लेने पे कुछ भी चलने लगता है, ठीक है ना। और 63 का यहाँ पे तो आ गया। अब इसको 7 से ना, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचा है? 9 एंड 1 बचा है, तो 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ठीक है ना। और 3 1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 2 2 4 5 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व कर लो। दो 2 to 4 8 64 63, क्या है? ये तो नंबर लिया था, ए और बी तो यही लिया था ना, तो फिर से प्रूव हो गया है। तो ये बात सही है कि क्या, अगर एलसीएम ऑफ, जब भी द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम, दो टू को प्राइम का हम जब एलसीएम निकालते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। लॉजिकल भी है कि कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो वो जो नंबर होगा एज इट इज मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये सारी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू आ गया, राइट। दैट वाज ए गुड क्वेश्चन। आपको सोचना सीखना है, आपने सोचना सीखा, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को बेसिक एग्जांपल से पिक करने की कोशिश करेंगे। और एक हम ये चीज भी सीख लिए हैं कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए सारे केसेस में उसको स्टैंड ट्रू होना चाहिए। अगर किसी भी एक केस पे भी वो फेल कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट जनरलाइज प्रॉपर्टी, और उसको हम हर जगह पे रूल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जनरलाइज्ड है। अगर किसी भी दो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आती है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, राइट। दो कोई भी दो को प्राइम से लोगे, ठीक है, कोई भी दो को प्राइम लोगे, एनी को प्राइम ए बी ले लो, उसका जो एलसीएम आएगा वो ए इंटू बी के बराबर आएगा। यही आपको हो गया जनरलाइज प्रॉपर्टी, राइट। ये आप याद रखेंगे, ये याद करेंगे तो आगे बड़े क्वेश्चंस में मे बी इट विल बी फ्रूटफुल, राइट। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन है। नहीं, अभी यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, हमने 81 से 98 तक क्वेश्चन कर लिया।
ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ये सारे लेवल पे अच्छे क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छी किताबें हैं, मार्केट में अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स हैं, तो यू कैन हैव इट। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़िए, 6, 7, 8, 9, 10 सारा पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें हैं। और इसके आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे।